Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Dr. Muhammad Hanif, and today we are going to discuss a topic named as equilibrium. तो बेटे आज का टॉपिक हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन सबसे पहले, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट आर मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी देन दिस स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम. अगर बॉडी बेटे रेस्ट पर हो या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो उस बॉडी की स्टेट को हम क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम स्टेट. अब ये बात तो समझ आ गई हमें कि रेस्ट, भाई चीज रेस्ट में है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है, यानी मूव नहीं कर रही, ये सबको पता है. अ बुक लेइंग ऑन अ टेबल, टेबल पे एक बुक पड़ी है तो स्टेट ऑफ रेस्ट है, रेस्ट में है ये. यानी कोई बॉक्स पड़ा है किसी टेबल पे, वो भी रेस्ट में है. कोई गाड़ी एक जगह खड़ी है, वो भी स्टेट ऑफ रेस्ट में है. लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी का आपको सारों को पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी. अब वेलोसिटी बेटे दो तरह की होती है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई, दूसरी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी. क्या बेटे? ट्रांसलेशनल वेलोसिटी. एक ट्रांसलेशनल वेलोसिटी और तीसरी होती है रोटेशनल वेलोसिटी. क्या बेटे? रोटेशनल वेलोसिटी. ट्रांसलेशनल वेलोसिटी क्या होती है बेटे? इफ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ और कर्व्ड पाथ इट पोजेसेस ट्रांसलेशनल वेलोसिटी. बेटे मेरे वर्ड्स को सुनना है, बल्कि लिख लें कहीं, याद हो जाएगा. क्या कह रहा है? इफ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, इफ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट पाथ और कर्व पाथ इट पोजेसेस ट्रांसलेशनल वेलोसिटी. इसी तरह बेटे रोटेशनल वेलोसिटी. अच्छा चलिए ट्रांसलेशन वेलोसिटी की एग्जांपल हम कुछ आपको बताता हूं मैं. ट्रांसलेशन वेलोसिटी बेटे, गाड़ी है वो एक स्ट्रेट रोड पर मूव कर रही है, इट पोजेसेस अ ट्रांसलेशनल वेलोसिटी. एरोप्लेन है वो ट्रैक पे सीधा मूव कर रहा है, चल रहा है, तो इट आल्सो पोजेसेस ट्रांसलेशन वेलोसिटी. क्रिकेट की बॉल खेली मैंने, वो कर्व पाथ में मूव कर गई, कर्व शेप में मूव कर गई आगे की तरफ, सो इट इज आल्सो पोजेसेस अ ट्रांसलेशनल वेलोसिटी. उसके बाद रोटेशनल वेलोसिटी क्या होती है बेटे? रोटेशनल वेलोसिटी, इफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल or if a body moving in a circle or in a cyclic path then this body possesses rotational velocity. अर्थ सन के गिर्द रिवॉल्व करती है, सो इट इज आल्सो इट पोजेसेस रोटेशनल वेलोसिटी. फिर उसके बाद क्लॉक है अपने पास, क्लॉक के हैंड्स मूव कर रहे हैं, टिक 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 टिक, सेकंड वाला, मिनट वाला, घंटे वाला, टिक 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 टिक. सो दिस क्लॉक आल्सो पोजेसेस रोटेशनल वेलोसिटी. अब बेटे वो कहता है अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई चीज मूव कर रही है तो वो इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में होगी. अजीब सी बात है, हमें अक्सर ऐसे महसूस होता है कि अगर चीज कहीं रेस्ट में पड़ी है, रेस्ट पर है, तो वो इक्विलिब्रियम में होती है. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. चीज अगर मूव भी कर रही है तब भी वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है. कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब कोई भी गाड़ी अगर ए पॉइंट से और सी पॉइंट पर जाए या चलती रहे आगे, अगर ए पे भी 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो, पॉइंट बी पर भी 10 मीटर पर सेकंड, पॉइंट सी पर भी 10 मीटर पर सेकंड, तो इस वेलोसिटी से इस तमाम इंटरवल में एक ही वेलोसिटी हो तो इस वेलोसिटी को तो कांस्टेंट वेलोसिटी. असल में इक्विलिब्रियम का गहरा ताल्लुक एक्सेलरेशन से है. किससे बेटे? एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हमें पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. भाई जब चीज में वेलोसिटी नहीं होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा. तो एक्सेलरेशन का ताल्लुक है इक्विलिब्रियम से.
यानी जो चीज इक्विलिब्रियम में होगी, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में होगी, उसमें एक्सेलरेशन जीरो होगा, उसमें एक्सेलरेशन जीरो होगा। वो कैसे? भाई किताब पड़ी है टेबल पे, इट इज स्टेट ऑफ इट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, सो इट इज इन इक्विलिब्रियम। कोई बॉक्स पड़ा है, इक्विलिब्रियम। कोई कुर्सी पड़ी है कमरे में, इट इज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इवन ये पंखा लटका हुआ है, चल नहीं रहा, सो इट इज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है कि भाई गाड़ी इक्वल इंटरवल्स में, इक्वल टाइम में, इक्वल इंटरवल में, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम कवर एक्वायर सेम वेलोसिटी, यानी पॉइंट ए पे भी उसकी वेलोसिटी वही हो, बी पे भी, सी पे भी, डी पे भी, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है, तो वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ, एक्सेलरेशन जीरो हो गया। अब सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि F इज इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो फोर्स जीरो हो गई। सो अब नेक्स्ट सेकंड डेफिनेशन आ गई हमारे पास। इफ द नेट फोर्स आर नेट टार्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, देन इट विल बी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। भाई नेट फोर्स, एक बॉक्स टेबल पे रखा है, यहां से भी फोर्स हो सकती है, यहां से भी फोर्स हो सकती है, नीचे से भी फोर्स होगी, अर्थ अपनी तरफ से खींच रही है, और इस तरह टेंशन ऊपर होगी, अपवर्ड फोर्स भी होगी। चारों तरफ से बॉक्स पर फोर्सेस है जो नजर नहीं आती हमें, लेकिन एक्चुअली होती है। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। तो नीचे की फोर्स तो अपवर्ड होगी, साइड से यहां होगी तो यहां से भी फोर्स होगी, तो चारों तरफ से फोर्स के बावजूद वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, सो इट इज इन इक्विलिब्रियम। यानी इन तमाम फोर्सेस को हम जमा करें और जवाब जीरो आ जाए, सो इसे कहते हैं नेट फोर्स इज जीरो, देन इट इज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। टार्क, भाई कोई भी राड है हमारे पास, कोई भी राड है, मैं फोर्स यहां से फोर्स लगाऊं और यहां से फोर्स लगाऊं, ये राड दरमियान में किसी चीज के ऊपर खड़ा है, तो यहां से फोर्स लगाई तो मैंने ये मोमेंट आर्म और फोर्स से मल्टीप्लाई किया, टार्क प्रोड्यूस हो गया, और यहां भी टार्क प्रोड्यूस हो गया। तो ये दोनों टार्क आपस में देखें, इधर और इधर, तो देयर इज नो मोशन इन दैट रॉड, मोशन नहीं होगी। तो प्यारे बेटे क्या होगा फिर, क्योंकि इधर वाला टार्क और इधर वाला टार्क एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सो नेट टार्क इज जीरो, सो इट इज इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब बेटे उसके बाद टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती हैं? टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती हैं? बेटे स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है बेटे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये पहले ही मैं पढ़ा चुका हूं आपको। इन दिस इक्विलिब्रियम बॉडीज आर एट रेस्ट। बेटे स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? इन दिस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम द बॉडी इज इन रेस्ट, body is at rest. In this equilibrium bodies are at rest. ज्यादा bodies की बात करें तो bodies are at rest, एक की बात करें body is at rest कहेंगे। So example, book टेबल पे पढ़िए, it is in a state of rest. बल्ब लटका हुआ है किसी चीज से, it is in a state of rest. ये पंखा लटका हुआ है, it is in state of rest. तो ये तमाम चीजें रेस्ट पर है। ये व्हाइट बोर्ड, इट इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, मूव नहीं कर रहा, तो इसकी स्टेट क्या है? रेस्ट है। एग्जांपल्स हो गई स्टैटिक। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट देन इट इज इन अ, देन दिस इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा? डायनेमिक से समझ आ रही होगी, डायनेमिक, भाई बड़ा डायनेमिक आदमी है, यानी हरकत, यानी चीज चल रही है लेकिन उसके बावजूद इक्विलिब्रियम में। सो इफ अ बॉडी इन दिस इक्विलिब्रियम बॉडीज आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इन दिस इक्विलिब्रियम बॉडीज आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी पॉइंट ए पर भी वही स्पीड होगी उसकी, पॉइंट बी पर भी वही स्पीड, सी पर भी वही स्पीड, डी पर भी वही स्पीड। तो ये क्या कहलाएगा बेटे? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यानी बॉडी मूव भी कर रही है लेकिन उसके बावजूद इक्विलिब्रियम में, वजह क्योंकि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो,
और एक्सेलरेशन का गहरा ताल्लुक है किससे? इक्विलिब्रियम से, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट में बॉडीज में एक्सेलरेशन जीरो होता है। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, सो बेटे देयर आर टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है? द सम ऑफ ऑल फोर्सेस, द सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। द सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। प्यारे बेटे हमारे पास ये देखिए एक टेबल है, उस पर बुक समझ लें, इसे बॉक्स समझ लें, कुछ भी कह लें। इस पे फोर्स F1 राइट साइड पे, F2 लेफ्ट साइड पे, F3 अपवर्ड, F4 डाउनवर्ड। ये तमाम फोर्सेस को अगर हम ऐड कर लें और ये जवाब जीरो आए, जीरो ही आएगा ना, क्योंकि इट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, ना राइट साइड पे मूव कर रही, ना लेफ्ट पे, ना अपवर्ड, ना डाउनवर्ड। सो इट इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। सो नेट फोर्स जो होगी, टोटल फोर्स जो होगी, उसका मजमुआ क्या होगा बेटे? जीरो के बराबर होगा। देखें F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 इज इक्वल टू जीरो। इस टोटल प्लस को हम बेटे कहेंगे इक्वल टू जीरो, इसको समेशन कह देंगे, F इज इक्वल टू जीरो। यानी अगर ये देखो चार फोर्सेस लगी हुई हैं, इनको अगर एक ही तरह से लिखने जाएं तो समेशन F इज इक्वल टू जीरो। बेटे अजान हो रही है, 2 मिनट वेट कर लेते हैं। प्यारे बेटे तो हम फर्स्ट कंडीशन पढ़ रहे थे। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि तमाम फोर्सेस किसी बॉडी पर जो एक्ट कर रही हैं, अगर उनको प्लस किया जाए और जवाब ज़ीरो आ जाए, तो इस कंडीशन को प्यारे बेटे हम कहते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। बेटे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, अगर इफ अ बॉडी सेटिस्फाइड द फर्स्ट कंडीशन, अगर इस फर्स्ट कंडीशन को कोई भी बॉडी सेटिस्फाइड कर जाए तो सो इट इज इन अ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। सो इट इज नाउन एज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अगर कोई भी जिस्म या कोई भी बॉडी इस फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाइड कर जाए तो प्यारे बेटे हम कहेंगे ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। किस में बेटे? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। फर्स्ट कंडीशन और सेटिस्फाइड कर जाए जो चीज़, वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। सेकंड कंडीशन बेटे क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन द टोटल टार्क ऑन अ बॉडी या नेट टार्क ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू जीरो। बेटे बॉडी पे जो भी टार्क एक्ट कर रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, अगर उनको जमा करें और जवाब जीरो आ जाए तो ये सेकंड कंडीशन कहलाती है इक्विलिब्रियम की। क्या कहेंगे? अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन द सम ऑफ ऑल टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी जीरो। एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी जीरो। बेटे ये देखो एक कोई एज है, उसके ऊपर हमने एक राड रखा हुआ है। अगर मैं इधर फोर्स F1 लगाऊं, इधर फोर्स F2 लगाऊं, ये इसका सेंटर है बेटे। सो फोर्स F1, अच्छा यहाँ से हम यहाँ गौर से देखें, इधर सेंटर से यहाँ डिस्टेंस, ये मोमेंट आर्म हो गया R1 कहने से, ये मोमेंट आर्म हो गया R2, और मोमेंट आर्म को फोर्स से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो टार्क प्रोड्यूस होता है। तो एक टार्क यहाँ प्रोड्यूस हो गया, दूसरा टार्क यहाँ प्रोड्यूस हो गया, सो दे विल कैंसल ईच अदर, इट विल नॉट मूव। सो इट इज इन अ स्टेट ऑफ सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन क्या होती है कि इफ यू द नेट टार्क ऑन द बॉडी मस्ट बी जीरो। तो बेटे टा1 वेक्टर सम होता है, किसी वेक्टर सम कहते हैं टा1। इसी तरह पीछे भी जो हमने फर्स्ट कंडीशन पढ़ी है उसमें फोर्सेस को भी वेक्टर सम होता है, क्योंकि वेक्टर्स है ना, फोर्स वेक्टर है, इसी तरह टॉर्क भी वेक्टर, तो वेक्टर का निशान लाजमी लगाएंगे, मिस नहीं करना। टा1 प्लस टा2 प्लस टा3 एंड सो ऑन, जितने मर्जी टाउ लगाओ, टाउ n तक बहुत सारे टार्क हो सकते हैं। इधर सिर्फ दो ही जिक्र किए, तो हम टा1 प्लस टा2 भी लिख सकते हैं। टा1 प्लस टा2 इज इक्वल टू जीरो। इसको फिर जब इकट्ठा करके लिखेंगे तो समेशन लिख देंगे, समेशन या सिग्मा भी पढ़ते हैं कुछ लोग, समेशन टा इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। प्यारे बेटे थर्ड कंडीशन क्या है? नेक्स्ट क्या है इसमें? स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या बेटे? स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। वो क्या होती है बेटे? इफ अ
इसकी बेटे 3 स्टेट्स होती हैं। इसकी बेटे क्या होती है? 3 स्टेट्स होती हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड द थर्ड वन इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। फर्स्ट वन में क्या कहते हैं? इफ अ बॉडी रिटर्न्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, इफ अ बॉडी returns back to its original position after being slightly disturbed। अगर किसी भी बॉडी को हम थोड़ा सा डिस्टर्ब करें और फिर उसे छोड़ दें तो वापस वो अपनी पोजीशन पे आ जाए, तो इसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगेन पढ़ें बेटे, इफ अ बॉडी रिटर्न्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर बीइंग स्लाइटली डिस्टर्ब, भाई स्लाइटली डिस्टर्ब उसे करें हम, उसके बावजूद वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए, देन इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तब ये क्या कहलाएगी? स्टेबल इक्विलिब्रियम। बॉक्स है बेटे, इस पे मैंने थोड़ी सी फोर्स लगाई तो ये ऊपर की तरफ उठ गया, उसके बाद जैसे ही मैंने फोर्स को हटाया तो ये वापस उसी स्टेट में आ गया, अपनी प्रीवियस स्टेट में आ गया। बीइंग स्लाइटली डिस्टर्ब यानी ये ओरिजिनल स्टेट इसकी ये थी बेटे, रेस्ट में था, फोर्स लगाई मैंने, स्लाइटली डिस्टर्ब किया इसको, ये थोड़ा सा आगे ऊपर की तरफ हो गया, जैसे ही फोर्स हटाया तो ये वापस बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। सो दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। उसके बाद अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इफ अ बॉडी डज नॉट कम बैक, इफ अ बॉडी डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर बीइंग अ स्लाइटली डिस्टर्ब, भाई स्लाइटली डिस्टर्ब करने के बाद वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ना आए, तो इस बॉडी को हम क्या कहते हैं बेटे? इट इज इन स्टेट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एक बॉक्स है, ये एक हमने एज पे खड़ा किया हुआ, समझ लें, ये हो तो खड़ा तो नहीं होता, लेकिन चले मिसाल ले ली एक इसको, और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। कोई भी छोटी सी चीज़ यूँ खड़ी हो ना, उसे स्लाइटली डिस्टर्ब करें तो वो गिर जाएगी, किसी और स्टेट में चली जाएगी, वापस अपनी प्रीवियस हालत में नहीं आएगी। तो इस तरह की स्टेट को हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इफ अ बॉडी डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर बीइंग स्लाइटली डिस्टर्ब, इट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटे? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, इफ द बॉडी टेक्स न्यू पोजीशन, इफ द बॉडी टेक न्यू पोजीशन आर सिमिलर टू द प्रीवियस पोजीशन आफ्टर बीइंग स्लाइटली डिस्टर्ब। ये अजीब बात है, अजीब नहीं है बेटे, वो कह रहे इफ द बॉडी टेक्स न्यू पोजीशन आफ्टर बीइंग स्लाइटली डिस्टर्ब, यानी एक बॉडी को मैंने स्लाइटली डिस्टर्ब किया लेकिन उसके बावजूद वो मूव करके फिर दोबारा उस पोजीशन में आ गई, उसी पोजीशन में आ गई। यानी एक लेट्स सपोज एक बाल को मैंने फोर्स लगाई, वो वापस रोटेट करके वापस उसी पोजीशन में चला गया आगे, यानी न्यू पोजीशन उसने इख्तियार कर ली, वापस उसी प्रीवियस पोजीशन में नहीं आया, आगे जाके उसने नई पोजीशन इख्तियार कर ली। तो दिस इज टाइप ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यानी इफ अ बॉडी टेक्स न्यू पोजीशन सिमिलर टू द प्रीवियस पोजीशन आफ्टर बीइंग स्लाइटली डिस्टर्ब, यानी जैसे ही हमने एक बाल को फोर्स लगाई वो आगे रोटेट हुआ, आगे की तरफ मूव हुआ, आगे जाके फिर उसने वही अपनी प्रीवियस शक्ल इख्तियार कर ली। सो यानी न्यू पोजीशन इख्तियार कर ली, लेकिन है प्रीवियस की ही तरह। सो दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अच्छा, ये इक्विलिब्रियम ना ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे और बेस पे डिपेंड करता है। सॉरी, मैं एक बात भूल गया था वो बताना कि बेटे इक्विलिब्रियम यानी ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इट डिपेंड्स अपॉन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी हर जिस्म की एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। यानी मैं अभी इधर स्टेट ऑफ रेस्ट में हूँ लेट्स सपोज, सो मेरा अगर दरमियान में एक्सिस ऑफ रोटेशन को देखें तो यहाँ एक पॉइंट होगा जिसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो उस पॉइंट से थोड़ा सा भी बंदा डिस्टर्ब हो, जैसे अभी हमने एक बॉक्स को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया था तो वापस उधर आ गया, वजह क्योंकि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी
देखो दरमियान में होगी, लेट सपोज ये है अपने पास, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लेट सपोज इसकी बेटे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है। अब जैसे ही हमने इसे स्लाइटली डिस्टर्ब किया, ये इसकी बेस बड़ी है, बेस क्या है बेटे, ओ बड़ी है, चौड़ी है, थोड़ी सी विड्थ ज़्यादा है बेस की, इसलिए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अब देखिए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो वही दरमियान में ही है, लेकिन ये बेस की वजह से वापस उसी हालत में आ जाता है। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपना इक्विलिब्रियम डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। नंबर वन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हर जिस्म का अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस पर डिपेंड करती है और बेस पे डिपेंड करती है। अब देखिए यहाँ इसकी बेस देखें बहुत स्मॉल है, अगरचे सेंटर ऑफ ग्रेविटी दरमियान में होगा तो यहाँ रुकना इसका मुश्किल हो जाएगा, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। जैसे ही हम इसे थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे तो ये थोड़ा सा यूं मूव होगा तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं रह जाएगी उसके, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो ऐसे हो जाएगी एक्सिस ऑफ, जैसे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो ये एक्सिस अलॉन्ग एक्सिस ऐसे होगा, सो ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करने से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का बैलेंस खराब हो जाएगा, इसलिए ये दूसरी तरफ जाके गिर जाएगी, दूसरी स्टेट में आ जाएगी बॉडी, यानी इस तरह की अपना स्टेट को हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बस आपने दो ही पॉइंट ध्यान में रखने के, सेंटर ऑफ अपना इक्विलिब्रियम डिपेंड्स अपॉन सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बेस। अब बेस बड़ी है किसी चीज़ की तो वो ज़्यादा स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में होगा एज कंपेयर टू अगर थोड़ी बेस हो तो, बिकॉज ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, इंशाल्लाह आपको लेक्चर समझ आया होगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें प्लीज़, और बेल आइकन पे को प्रेस कर दें। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रहें, अल्लाह हाफिज़।